सुप्रभातम। अगले वीडियो में हमने हिंद देश की निवासी काव्य का अच्छी तरह पठन किया। तो अब हम इस कार्य पाठ को आपके अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके अभ्यास के 3 प्रश्न हैं। आपने देखे बच्चे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास है उसके 3 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हमारे देश की क्या विशेषता है। सबसे पहला प्रश्न तुम्हारा यह है कि हमारे देश की क्या विशेषता है। तो हमारे देश की विशेषता यह है कि हमारे देश में अलग अलग रंग, रूप, वेश, भाषा सब कुछ अलग है, फिर भी हमारे देश के सभी लोग एक ही है। यह हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, सभी नदियां कब एक होती है। सभी नदियां कब एक होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सभी नदियां यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इन सभी नदियां अलग है, फिर भी एक क्यों है। तो मैं कहती हूँ कि सभी नदियां आखिर अलग होकर सागर में मिल जाती है। सभी नदियों का जो पानी है आखिर सागर में बह जाता है और सभी नदियां एक हो जाती है। तो इस प्रकार सभी नदियां अलग होकर भी एक है। तीसरा प्रश्न है, सभी धर्मों का सार क्या है। सभी धर्मों का सार क्या है। मैंने आपको जब काव्य पढ़ाई थी, समझाया था काव्य को, तब मैंने आपको बताया कि सभी धर्मों का सार अलग है, फिर भी एक क्यों है। तो मैंने कहा था कि सभी धर्म के लोग अलग अलग प्रकार से अपने भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी उसका जो मंजिल है, उसका ध्येय है, उसका सार है वह एक ही है, क्योंकि भगवान यानी कि ईश्वर एक ही है। आपने पहले प्रश्न में देखा कि हमारे देश की विशेषता है कि हम सभी जन अलग होकर भी एक है। तो इस प्रकार दूसरे प्रश्न में भी सभी नदियां अलग अलग है, फिर सागर में जाकर बह जाती है, फिर एक हो जाती है, अलग होकर भी एक हो जाती है। इस प्रकार सभी धर्मों का जो लोग है अलग अलग भाषा से, अलग अलग प्रकार के धर्म से अपना भगवान यानी कि ईश्वर की पूजा करते हैं, पर उसका सार क्या है, ईश्वर की प्राप्ति। क्या है, ईश्वर की प्राप्ति, यानी कि सबकी मंजिल तो आखिर एक ही है। तो इस प्रकार आपके अभ्यास के नीचे पंखुड़ियां है, फूल की पंखुड़ियां, उसमें अलग अलग शब्द लिखे हैं, आपने देखा। तो आपके सबसे पहले जो फूल है उसमें मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आपको अच्छी तरह दिखता है ना। तो उसमें अलग अलग पंखुड़ियों में अलग अलग शब्द है। पहली पंखुड़ियों में निवासी, फिर देश, तीसरे में हम, के, भारत और है। तो आपको इसमें क्या करना है, वाक्य बनाना है। क्या करना है बच्चे, वाक्य बनाए। शब्द अलग अलग पंखुड़ियों में अलग अलग है, आपको क्या करना है, सभी पंखुड़ियों के शब्दों को पढ़ना है, फिर उस शब्द को वाक्य के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आप इस शब्द को अच्छी तरह अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि पहले हम क्या लिखेंगे। आप ऐसे लिखेंगे देश निवासी भारत हम, नहीं, ये अच्छा नहीं बनता। तो हम क्या लिखेंगे कि हम भारत देश के निवासी हैं। कैसे, फिर से बताती हूँ, सभी बच्चे का ध्यान इस वीडियो में अच्छी तरह आपको देखना है। पहले हम भारत देश के निवासी हैं, बन गया वाक्य, बन गया। तो अब हमें नीचे लिखना है कि हम भारत देश के निवासी हैं। तो इस प्रकार जब पंखुड़ियों में अलग अलग शब्द होते हैं, फिर हमें इस शब्दों का अच्छी तरह अर्थघटन करा और फिर हमें इसके वाक्य के स्वरूप में लिखा। और दूसरा है उसमें भी अलग अलग पंखुड़ियों में अलग अलग शब्द लिखा है। जिस तरह
हमने पहला वाक्य बनाया, उसी तरह हमें दूसरा भी वाक्य बनाना है। तो उसमें क्या करेंगे हम? अलग अलग है, की, होती, आवाज, कोयल, मधुर। तो हमें उसे अच्छी तरह से लिखना है। किस तरह लिखेंगे आपको मैं बताती हूँ। कोयल की आवाज मधुर होती है। बन गया कि नहीं? तो इस प्रकार फिर से आप देखें कि किस प्रकार वाक्य। अब मैं इस तरह का वाक्य बोलूं, होती आवाज कोयल मधुर की है, अच्छा लगेगा? नहीं, ये गलत है। आपको वाक्यों को अच्छी तरह लिखना है। फिर से देखिए, कोयल की आवाज मधुर होती है। तो इस प्रकार का वाक्य आपको मन में अर्थघटन करके बनाना है, फिर लिखना है। जिस तरह आप बोलते हैं इसी प्रकार आपको अपनी नोटबुक में इस वाक्य को बनाकर लिखना है। कैसे? कि कोयल की आवाज मधुर होती है। कोयल की जो आवाज है वो मधुर होती है। हमने पहला वाक्य बनाया कि हम भारत देश के निवासी हैं। तो उसी प्रकार दूसरा वाक्य, कोयल की आवाज मधुर होती है। तो आपको इस जो पंखुड़ियां हैं उसमें जो शब्द लिखा है वो आपको अच्छी तरह से उसका वाक्य बनाना, अगर आपको परीक्षा में इस प्रकार का चित्र होगा तो आपको इस वाक्य बनाना आ जाएगा। आपको अगला लिखना है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ब, प्रश्न 2 का ब है कि गोलों में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो आपका गोल है उसमें अलग अलग प्रकार के शब्द है, रीनल, पढ़, सोहन, रही, मेघा, खेल, रहा, हरे। तो आपको इसमें से अलग अलग शब्द बनाना है, यानी कि वाक्य बनाना है। सबसे पहले सोहन पढ़ रहा है, पहला वाक्य आपके उदाहरण में लिखा है। तो आपको इसी प्रकार इसी गोल में दूसरा वाक्य मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। आपकी पाठ्य पुस्तक में आप अच्छी तरह से आपको देखना है। तो रीनल पढ़ रही है, इस गोल जो है उसमें से आपको शब्द बनाना है। मेघा खेल रही है, हरेश पढ़ रहा है, सोहन पढ़ रहा है, सोहन खेल रहा है। तो आपको अच्छी तरह इस गोल में से भी वाक्य बनाना अच्छी तरह से आ जाएगा और आपको इस वाक्य को नोटबुक में लिखना है। काव्य पंक्ति का भावार्थ, आपकी परीक्षा में 2 मार्क की ये काव्य पंक्तियां का जो भावार्थ है वो आपको अच्छी तरह से किस प्रकार लिखना है वे मैं आपको समझाती हूँ। इस पाठ्य पुस्तक में आपका प्रश्न 3, उसमें काव्य पंक्ति दी गई है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। आपको इस प्रकार की काव्य पंक्ति दी गई है। जब भी परीक्षा के जो पेपर है उसमें इस प्रकार की काव्य पंक्ति आए तो आपको घबराना नहीं है। क्या करना है, इस काव्य पंक्ति को समझाना है, फिर नोटबुक में लिखना है। किस प्रकार लिखना है मैं आपको बताती हूँ कि हिंद देश के निवासी, तो आपको लिखना है कि हिंद देश में रहने वाले सभी लोग एक ही है, क्योंकि उस देश के सभी लोगों के रंग रूप वेश भाषा सबकी अलग अलग है, फिर भी हमारे भारत देश के सभी लोग एक होकर एक ही नागरिक बनकर हमारे देश में मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए हमारे भारत देश में यानी कि हिंद देश में सभी जन यानी कि सभी मनुष्य एक ही है। तो इस प्रकार आपका
अभ्यास का चौथा प्रश्न है, चलिए लास्ट। तो आपको इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखना है कि इसमें किस बात की ओर हमें संकेत दिया है। औरत और लड़की के स्थान पर बरोबर आपको अच्छी तरह से बच्चे समझना है। औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद को फिर से लिखना है। इस जो परिच्छेद आपको दिया है आपकी पाठ्य पुस्तक में, इस परिच्छेद में आपको उल्टाकर लिखना है। पर क्या उल्टाना है? जो औरत शब्द है उसकी जगह आदमी को रखना है और लड़की जो है उसके स्थान पर लड़का। इस प्रकार इस जो है उसको अलग अलग ढंग से आपको लिखना है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और आपका जो वाक्य है वो भी बदल जाएगा। एक मोटी औरत जा रही थी, इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा है एक मोटी औरत जा रही थी। तो आपके औरत को स्थान में रखकर किसको लिखना है? आदमी। किसको? आदमी। बच्चे अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो परिच्छेद है, आपका जो परिच्छेद है उसमें औरत के स्थान पर आदमी को मूकना है, आदमी को लिखना है और वाक्य बनाना है। तो आपको एक मोटी औरत जा रही थी, तो औरत के स्थान पर आदमी रखने पर क्या होगा कि एक मोटा यानी कि बड़ा आदमी जा रहा था। औरत थी, स्त्रीलिंग थी, स्त्रीलिंग रही थी, तो आदमी शब्द रखने पर क्या हुआ? जा रहा था। पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। बच्चे लड़की के स्थान पर क्या रखना है? तो लड़की के स्थान पे लड़का रखना है। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़की छोटी और पतली थी, लड़का छोटा और पतला था। वाक्य बदल गए ना कि नहीं? बदल गए ना, क्योंकि हमने लड़की के स्थान पे क्या रखा है? लड़का। इसीलिए वाक्य बदल गए। आगे, औरत को पता चला तो घूरकर बोली। अब हमें औरत के स्थान पर क्या रखना है? आदमी। आदमी को पता चला तो घूरकर बोला। बदल गया ना वाक्य। औरत के स्थान पर आदमी रखने पर वाक्य बदल गया। पहला क्या था कि औरत को पता चला तो वो घूरकर बोली। तो हमें यहाँ क्या करना है? औरत के स्थान पर क्या रखना है? आदमी। आदमी को पता चला तो वह घूरकर बोला। ए लड़की, लड़की के स्थान पर क्या रखना है? लड़का। ए लड़का, क्या बन जाएगा वाक्य? ए लड़का। मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? तो हमें क्या लिखना है? मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने लड़की के स्थान पर लड़का रखा है, तो लड़का यानी कि पुल्लिंग शब्द बन जाता है। तो उसकी जो वाक्य रचना है वो भी बदल जाती है। आगे, लड़की भोलेपन से बोली। लड़की के स्थान पर क्या रखना है बच्चे? लड़का। लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी। तो यह वाक्य क्या बनेगा? मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। तो इस तरह इस प्रकार जो लड़का था उसके स्थान पर लड़की लिखा और जो औरत थी उसके स्थान पर हमने आदमी लिखा। तो इस प्रकार वाक्य है वो बदल जाता है। हमें यह फकरे के माध्यम से यही सीखना है कि हमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को बदलते हैं तो वाक्य रचना भी बदल जाती है। आज मैं यहाँ शिक्षिका के रूप में खड़ी हूँ, तो अगर हमें यहाँ कोई शिक्षक यानी कि कोई साहब यहाँ आकर खड़े, तो आप क्या बोलते? साहब खड़ा है।
खड़े हैं। और शिक्षिका यानी कि टीचर, तो आप क्या बोलते हैं? शिक्षिका यानी कि टीचर खड़ी है। तो इस वाक्य रचने में बदल जाएगी। तो आपको इस वाक्य यानी कि इस परिच्छेद के माध्यम से आपको यह बात का पता चलता है कि आपको वाक्य रचना लिखने में किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप अच्छी तरह से इस जो परिच्छेद है उसे भी अपनी नोटबुक में औरत के स्थान पर आदमी और लड़की के स्थान पर लड़का लिखकर वाक्य को अच्छी तरह से लिखकर परिच्छेद पूर्ण करना है। मुझे आशा है कि आप सभी बच्चों को इस परिच्छेद को समझ आ गया होगा। आगे क्या है? स्वाध्याय के प्रश्न है। हिंदवासियों में कैसी विविधता है? हिंदवासियों में कैसी विविधता है? जब मैंने आपको इस कविता को समझाया था तभी मैंने बताया था कि हिंद देश में कैसी विविधता है। आपको इस प्रश्न को मैं बार बार दोहराती हूँ, फिर आपके मगज में आ जाना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टीचर क्या कहना चाहते हैं, कि हिंद देश के निवासियों में क्या विविधता है। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ कि हिंद देश में, भारत देश में रहने वाले सभी लोग अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, फिर भी वह एक होकर एक ही देश यानी कि एक ही भारत देश में रहते हैं। दूसरा पता है कि माला में कौन कौन से फूल एक रूप में हैं। आपको जो कविता अच्छी तरह समझ ली होगी तो आपको पता चलता है कि माला में कौन कौन से फूल हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि माला में जूही, चंपा, चमेली, बेला, इस प्रकार के फूल माला में गुथे हुए हैं। आपका स्वाध्याय का तीसरा प्रश्न है, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? नदियों का नाम लिखना है बच्चे। आपको क्या लिखना है? फक्त आपको प्रश्न पूछा गया है कि इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है। तो इस कविता में गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों का उल्लेख है। नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? आपको क्या प्रश्न पूछा? नदियों से हमें क्या संदेश मिला है? तो मैं आपको बताती हूँ कि सभी नदियाँ अलग अलग तरीके से मिलती है। जब बारिश का पानी इन नदियों में आता है, सभी नदियों का अलग अलग देश में अलग अलग जगह बसी है, फिर भी क्या होता है कि सभी नदियों का जो पानी है वह एक होकर आखिर सागर में मिल जाता है। तो इसी प्रकार सभी नदियां अलग होकर भी एक है, क्योंकि वह सागर में मिल जाती है। तो इस प्रकार आपको फूलों के नाम और साथ साथ नदियों का नाम भी याद रखना है। फिर से मैं कहती हूँ कि फूलों के नाम अगर आपको पूछे तो आपको लिखना है जूही, चंपा, चमेली, बेला। अगर नदियों के नाम आपको पूछे तो आपको याद रखना है गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। समझ आया? ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि स्वाध्याय में जो समानार्थी है शब्द, उसमें कौन सा शब्द अलग है, यह हमें देखना है। बहुत सारे समानार्थी शब्द का अर्थ होता है कि एक अर्थ का अनेक, एक शब्द जो होता है उसका अनेक अर्थ होता है। अगर हम इसको पैर कहें हिंदी में, तो उसमें दूसरा शब्द भी आता होगा नहीं। तो इस प्रकार मैंने यहाँ क्वेश्चन में जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर आपको गोल करना है। जो देखो बच्चे, बहुत ध्यान से देखें, आपको जल्दी नहीं करना है। आपको पहले समझना है कि जो शब्द समानार्थी नहीं है,
समानार्थी शब्द नहीं कहाँ है, नहीं है, उस पर आपको गोल करना है। मैं बताती हूँ कि यहाँ मैंने लिखा है कि 4 शब्द है, पंथ, रास्ता, राह और पैर। तो आपको पता चलना चाहिए कि उनमें से कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है। और पता चल जाए फिर आपको क्या करना है, उस पर गोल करना है। समझ गए? तो चलो अब देखते हैं कि हमारा पहला शब्द है पंथ, दूसरा राह, तीसरा रास्ता, चौथा पैर। तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि पंथ का अर्थ होता है रास्ता और राह। हम किस राह पर चलते हैं, हम किस पंथ पर चलते हैं, हम किस रास्ते पर चलते हैं। पर हम ये बोले कि हम किस पैर पर चलते हैं, हम एक पैर पर चल सकते हैं। तो हमें पता चलना चाहिए कि जो पैर शब्द है वो अलग है, क्योंकि वह पंथ का समानार्थी शब्द नहीं है। इसीलिए हमें पैर शब्द पर क्या किया, गोल किया। समझ आ गया? ठीक है। अब दूसरा फूल का अर्थ अलग अलग है। यहाँ मैंने कुसुम, पुष्प, फूल काटा। 4 शब्द है। पहला शब्द है कुसुम, दूसरा पुष्प, तीसरा फूल, चौथा कांटा। तो आपको पता चलना चाहिए कि इन सभी को अर्थ एक ही है। हम पुष्प भी कह सकते हैं, फूल भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, कुसुम भी कह सकते हैं। तो क्या नहीं कह सकते, इसे कांटा नहीं कह सकता, क्योंकि ये 3 जो है यह हमारे शरीर के किसी भाग पर लगाने से मुलायम सा फील होता है। पर अगर कांटे को हम हमारे शरीर के किसी भी जगह पर लगाएं तो चुभ जाता है। तो इस प्रकार कुसुम, फूल या पुष्प का अर्थ कांटा नहीं होता है। तो इस प्रकार हमें कांटा पर क्या करना चाहिए बच्चे, गोल करना चाहिए। तीसरा है जन, मनुष्य, मानव, स्त्री। आपको शब्द पढ़ने से आपको पता चल जाता है, शब्द पढ़ने से ही पता चल जाता है कि यह पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द की बात की गई है। तो ये सब जन यानी कि आदमी में आता है, जो स्त्री है वो अलग है। तो आपको पता चल जाए कि जन, मनुष्य और मानव, उसमें सभी आदमी की बात की है, यहाँ किसी भी प्रकार के स्त्रीलिंग शब्द की बात नहीं है। तो आपको स्त्री शब्दों पर क्या करना चाहिए, गोल करना चाहिए। तो इसी प्रकार आपको इस बात का पता चल गया होगा कि जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर हमने गोल किया है। तो इसी प्रकार सर्वनाम का अर्थ आपको पता है, नाम की जगह जो शब्द रखा जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। उसमें नाम नहीं होता, तो नाम की जगह किसी भी प्रकार का शब्द रखा जाता है। पर बच्चे वो आपको पहचानना है, आपको देखना है कि वो कौन सा शब्द होगा। तो जो हम सर्वनाम कहते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है, मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है। तो बच्चे ध्यान से देखिए और पढ़े कि नाम की जगह कौन सा शब्द रखा है, मुझे। कौन सा शब्द रखा है, मुझे। तो सर्वनाम क्या हुआ, मुझे। दूसरा हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए। तो उसमें कौन सा शब्द है नाम की जगह, हम। कौन सा है, हम। तीसरा है तुम अच्छे क्षेत्ररक्षक हो, तुम अच्छे क्षेत्ररक्षक हो, तुम कहाँ है, नाम नहीं है। तो नाम की जगह कौन सा शब्द हमने रखा, तुम। तो आपको अच्छी तरह पता चल गया कि नाम की जगह जो शब्द रखा होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। आपको परीक्षा में पूछा जाए कि इन वाक्य में से सर्वनाम छांट कर लिखिए, तो आपको पहले क्या करना है,
आपको पहले वाक्य को अच्छी तरह पढ़ना है, फिर इस वाक्य में उस शब्द को ढूंढना है कि नाम की जगह कौन सा शब्द रखा है। इस प्रकार यहाँ मुझे, दूसरा में हम, तीसरा में तुम और चौथा में क्या, तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं तो तुम्हारी नाम की जगह क्या शब्द रखा, तुम्हारी, तो ये भी सर्वनाम हुआ। वह कैप्टन है, कौन कैप्टन है, वह, तो उसका नाम नहीं लिखा है पर क्या लिखा है, सर्वनाम, तो वह कैप्टन है। तो आपको अच्छी तरह पता चल गया बच्चे कि सर्वनाम किस प्रकार छांटकर लिखना है। पहले वाक्यों को अच्छी तरह पढ़ना है, फिर नाम की जगह कौन सा शब्द रखा है, फिर इसके नीचे क्या करना है, लाइन करनी है। पता चल गया? तो शिक्षक यानी कि टीचर को पता चल गया कि यह बच्चे ने जो अंडरलाइन की है वह उसने सर्वनाम छांटकर बताया है। आगे आपको क्या समझना है, विधान को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को छांटकर लिखिए। अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने लगे। खुद का शब्द क्या है, स्वयं, खुद यानी कि स्वयं, वे अपने आप बल्लेबाजी करता है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो उसमें क्या शब्द आएगा, अपने आप। जो भी कार्य हम स्वयं करते हैं, अपने आप करते हैं, इसमें खुद के लिए यह शब्द बनता है। तो इस प्रकार आज हमने यह सभी प्रकार का व्याकरण भी पढ़ लिया। अब आपको क्या देखना है और क्या करना है, ये सभी बच्चों को मालूम ही है कि टीचर वीडियो को खत्म होने के बाद क्या करती है। तो आपको हिंदी काव्य पाठ का जो अभ्यास है उनके 3 प्रश्न हैं और स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं और इस ब्लैक बोर्ड पर जो भी मैंने लिखा है ये सभी आपको एक बार अपनी नोटबुक में लिखना है, केवल एक ही बार। सभी बच्चे अच्छी तरह से अपना होमवर्क नोटबुक में करेंगे। इस प्रकार आपको इस होमवर्क को लिखना है, इस कविता को पढ़ना है और इस वीडियो को 2 बार जरूर देखना है।